हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम शिवम पांडे है और गाइस आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि गाइस पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस के बारे में पता होना। तो एनडीए का जो सिलेबस है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसके बारे में हमको जानना है। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, YouTube पे आप देख पाओगे। अगर आप त्रिशूल का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आप वीडियो देख रहे हो, तो वहां पे भी आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको सिलेबस, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है, उन सिलेबस के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी। कई सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगी, हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनडीए के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला, मेन फोकस जो हमको करना है वो भी मैं बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर हम अगर एंशिएंट पढ़ लें तो बस सर हम एंशिएंट ही पढ़ते रह जाएंगे, कि सर हम मिडवल पढ़ लें तो मिडवल ही पढ़ना है, सर मॉडर्न आते आते तक हमारी जो एनर्जी है वो लो हो गई। ऐसा नहीं करना है हमको। हमारा टाइम कहां पे, कितना टाइम देना है हमें, ये चीज भी देखना है इसमें, ठीक है ना गाइस। तो इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करके चलना। सबसे पहले अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए गाइस, दैट इज द सोर्स। देखो, ज्यादा फोकस अगर आप एनडीए एग्जाम दे रहे हो तो जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस हमें किस पे देना है। हालांकि ये तो पूरा हमारा सिलेबस का पार्ट है, लेकिन जो मेन फोकस हमें देना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, और आयरन एंड वैदिक पीरियड पे भी हमें फोकस दे करके चलना पड़ेगा। अब गाइस इसमें आप एक टॉपिक देख रहे होगे, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक। देखो, अगर क्लास चलती है तो धीरे धीरे आपको बताया जाता है, चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये जो दो टॉपिक स्टार्टिंग के आप देख रहे हो ना, ये दो टॉपिक, एक तो सोर्स हो गया और प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक जो हो गया, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेस तैयार करके देगा, ताकि आप आगे के जो पार्ट हैं, जो लेक्चर्स है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपका तैयार हो पाए और आपको ये चीजें आगे समझ में आए। नेक्स्ट जो फोकस देने वाला हमारा टॉपिक है, दैट इज द पीरियड ऑफ महाजनपद। महाजनपद 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, इनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, ठीक है। क्या रीजन था कि मगध जो है सबसे पावरफुल महाजनपद निकल के आया, क्या कारण हुए कि महाजनपद का फिर डिक्लाइन देखने के लिए मिला। ये सारी चीजें हमें, सोशल कंडीशन क्या हुआ करती थी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग एंशिएंट में ही, मौर्यन एम्पायर देखने के लिए मिलता है गाइस। वो जो दो टॉपिक्स थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एज, आर्यंस के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग वैदिक लिटरेचर या वैदिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद महाजनपद। ये जो तीन टॉपिक हैं ये हमें पता होने चाहिए। और एंशिएंट से हमें क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा सर मौर्यन एम्पायर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए हमें, ठीक है। ठीक, बाकी आप देखो ये सारी चीजें तो हम कवर करके चलेंगे ही चलेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं सर, ये सारी की सारी चीजें कवर होगी। लेकिन सर एनडीए के लिए मेन जो फोकस्ड एरिया है वो ये सारे हमारे फोकस्ड एरिया हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है, अर्ली स्टेट एंड द सोसाइटी इन द ईस्टर्न इंडिया देखने के लिए मिलता है, दक्कन एंड द साउथ इंडिया देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो कुल मिला के जो एंशिएंट है, एंशिएंट में हमें कहां पे फोकस देना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक is the Aryans and the Vedic period, third topic is the period of Mahajanpad, and the fourth one is the Mauryan Empire, ठीक है। हालांकि आप लोग देखते होंगे एंशिएंट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नहीं आते इन द सेंस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन गाइस जब पूछता है ना, बाय गॉड
क्वेश्चंस पूछ लेता है फिर यूपीएससी, ठीक है ना। एक कहावत है, आप सबको पता होगी, यूपीएससी नोज व्हाट यू नो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग आते हैं मेडिवल हिस्ट्री पे। अब मेडिवल हिस्ट्री भी एनडीए में, जो आपकी एनडीए की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में मेडिवल से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन फोकस एरिया हमारा एनडीए के लिए रहता है वो रहता है हमारा मॉडर्न। तो मेडिवल में हमें जो फोकस दे करके चलना है वो क्या है सर? कुछ इंपॉर्टेंट एम्पायर्स हैं सर जैसे साउथ इंडिया में चोला एम्पायर हो गया, ठीक है, जैसे प्रतिहार, गुर्जर, ठीक है, ये हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए। इन तीन के बारे में हमें पता होना चाहिए, प्रतिहार, गुर्जर एंड राष्ट्रकूट के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सर जो दिल्ली सल्तनत थी ना, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ सर, मेन इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, एज ऑफ विजयनगर, ठीक। जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बारे में हमें जानकारी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद गाइज आप लोग देखोगे जो 1525 से 1555 का जो समय देखने के लिए मिलता है, जो मुगल्स का जो टाइम पीरियड देखने के लिए मिल रहा था, अफगान्स के साथ जो बैटल्स वगैरह हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेडिवल का, ठीक है। उसके बाद इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम कवर करके चलेंगे। हमको फोकस किस पे देना है सर? देखो, हमें स्मार्ट वर्क करके चलना है, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए, पढ़ने से ज्यादा हमें हर चीज नहीं पढ़नी है सर। हमें मैक्सिमम अपना टाइम किस चीज पे देना है, हमें ये पता होना चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर होगा सर। हमें स्मार्ट वर्क करके चलना है। फिर उसके बाद सर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर क्यों टूटा, कारण क्या थे, कारण के बाद कौन कौन से राजा महाराजा हमें देखने के लिए मिल रहे थे जिनकी वजह से ये जो मुगल एम्पायर है इसका क्लाइमैक्स आया सर, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं गाइस मॉडर्न पे। अब मॉडर्न से गाइस पूरी की पूरी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा पहला टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर किस कारण की वजह से डिक्लाइन हुआ, क्या कारण थे, मुगल्स की पॉलिसी क्या हुआ करती थी, ठीक। उसके बाद इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, जो 18th शताब्दी थी, 18th सेंचुरी जो चल रही थी, उसमें जो इंडियन स्टेट्स थे और जो इंडियन सोसाइटी थी वो कैसी थी सर? इंडियन सोसाइटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस जो यूरोपियंस आए, यूरोपियंस का आगमन हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, पोर्चुगीज आए थे, ठीक है, डच आए थे, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए थे, तो इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, जो ये सब गवर्नमेंट्स आई, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आई थी, जो ब्रिटिशर्स जो आए थे, उनका क्या पॉलिसीज हुआ करती थी, किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी देखने के लिए मिला करती थी, ठीक है। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट किया इनकी पॉलिसीज ने, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से इन्होंने इम्पैक्ट किया, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गाइस सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जो समाज सुधार आंदोलन हुए, इन समाज सुधार आंदोलनों में किसका क्या अहम रोल था सर? राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, इनका क्या रोल था? देवेंद्र नाथ टैगोर का क्या रोल था? उसके बाद ज्योतिबा फुले का क्या रोल था? हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। जो समाज सुधार आंदोलन हुए, जो पारसी रिफॉर्म हमें देखने के लिए मिले, जो सिख रिफॉर्म हमें देखने के लिए मिले, जो मुस्लिम्स रिफॉर्म्स हमें देखने के लिए मिले, उन समाज सुधार आंदोलनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखो मॉडर्न में हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि इस पे हमें ज्यादा फोकस दे करके चलना है, ठीक। सब पे हमें, मॉडर्न पे तो हमें फोकस देना ही देना है, चाहे जो हो जाए,
ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 होना चाहिए। 1857 के बाद जो 1858 का जो प्रिंस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आया था उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में हमें सर पता होना चाहिए। नेशनल मूवमेंट जो हुआ था गाइस, जो भारतीय स्वतंत्र आंदोलन था, ये 3 हिस्सों में बांटा गया। 1885 85 से लेकर के 1905 तक देखने के लिए मिला था। ये यहाँ पे 85 है, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है गाइस, ठीक है। 85 है, 85 से 1905 तक हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पे हमें कौन देखने के लिए मिले? यहाँ पे हमें मॉडरेट्स देखने के लिए मिलते हैं। 1905 से लेकर के 1916 तक हमें कौन देखने के लिए मिलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट देखने के लिए मिलते हैं। फिर 1915 या फिर 1916 या 17 से हमें कौन सा फेज देखने के लिए मिलता है? जब तक हम आजाद नहीं हुए थे 1947 तक गांधीयन फेज देखने के लिए मिलता है, और ये गांधीयन फेज भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रिलीजन एंड द सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1857, ठीक है, ये चीज देखने के लिए मिल रहा था। इंडियन नेशनल मूवमेंट, वही मैंने बताया। स्ट्रगल फॉर स्वराज के बारे में हमें पता होना चाहिए। 1919 से 1927 तक जो स्वराज की मांग करी गई थी, जो स्वराज की मांग हमें देखने के लिए मिल रही थी मॉडरेट्स के समय, वो किस तरीके की स्वराज की मांग थी, और फिर 1919 से 1927 तक कैसे स्वराज की मांग थी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद 1927 से 1947 आते आते तक जो स्वराज था, इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। फिर 1947 के बाद गाइस, क्या 1947 तक क्या कंडीशन थी, किस तरीके से आज़ादी के लिए हमने लड़ा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो गाइस, ये जो सिलेबस है ना, ये दिख आपको छोटा सा रहा है, ठीक, ये सिर्फ हेडिंग्स है, अभी इनके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो हमें इस तरीके से पढ़ के चलना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइज, आप लोग देख रहे होंगे यूपीएससी का ट्रेंड। यूपीएससी आपसे जब क्वेश्चन पूछती है, अगर वो एंशिएंट से पूछ रही है, वो मेडिवल से क्वेश्चन पूछ रही है, तो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछती है। वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? एंशिएंट और मेडिवल के, आर्ट एंड कल्चर के आते हैं सर। तो आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव से। एंशिएंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, मेडिवल के बारे में बात करते हैं, अगर हम बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताना था कि आपका सिलेबस क्या है, आप किस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं। मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू गाइस। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।